हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो हम जैसा कि सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं डेली, उसी सीरीज़ को हमने कंटिन्यू रखा है और आगे करते हैं। अभी रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी का ही ये जो प्रैक्टिस सेट है हमारा चल रहा है। तो जैसा कि हम हर दिन अपनी सुबह की शुरुआत, पढ़ने की शुरुआत एक अच्छे से थॉट के साथ, सुविचार के साथ करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आँखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। आई होप कि आप समझ गए होंगे इसका क्या अर्थ है। तो चलते हैं क्वेश्चन पर सीधे। हमारा क्वेश्चन है, आचार शास्त्र संबंधित कथनों पर ध्यान देते हुए सत्य विकल्प का चयन कीजिए। आचार शास्त्र क्या है? आचार शास्त्र आप ऐसे लगा सकते हैं कि मोरालिटी, नैतिकता जो होती है ना, ऐसे समझ सकते हैं इसको। वही चीज़ है। आचार शास्त्र नैतिक चेतना का विज्ञान है। सही बात है। आचार शास्त्र में सामाजिक विषयों का भी अध्ययन किया जाता है, क्योंकि आचार शास्त्र मोस्टली समाज में ही इसका यूज होता है। तो ये भी सही है। इसमें नैतिक आदर्शों के व्यवहारिक रूप का अध्ययन अनिवार्य रूप में होता है। सही बात है। इसमें नैतिकता क्या है? व्यवहार ही है। व्यक्ति का व्यवहार क्या है? नैतिकता है। किस प्रकार की नैतिकता है? जिस प्रकार की नैतिकता होगी उस प्रकार का वो एक दूसरे के साथ व्यवहार करेगा। तो ये भी सही हो जाता है। ए बी सी, मतलब यहाँ तीनों हमारे राइट हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो राइट यहाँ सारे हो गए। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। यहाँ कथन फर्स्ट और सेकंड दिया हुआ है। अब बताना हमें सही और गलत क्या है। पढ़ते हैं। कथन फर्स्ट, वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों के विश्लेषण में आधुनिकता का प्रयोग सामान्यतः परंपरा के विरोधी रूप में किया जाता है। दूसरा है, हाँ, तो ये बिल्कुल सही है यहाँ पे कि जो वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों के जो विश्लेषण में आधुनिकता का प्रयोग है, किसके तौर पर किया जाता है? परंपरा के विरोधी रूप में किया जाता है। ये सही हो जाता है हमारा कथन फर्स्ट। कथन सेकंड देखते हैं। औद्योगिकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप विश्व में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का जन्म हुआ है। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर क्या है? राइट हैं। अब ऑप्शन में देख लो, मतलब सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। दोनों कथन सत्य हैं। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 52 हम कर चुके हैं। 53 में है कि कथन फर्स्ट, परंपरा अपने प्रतिमानों, मूल्यों, दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई देगा। परंपरा अपने प्रतिमानों, मूल्यों, जीवन पद्धति की प्रचलित प्रणालियों के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती रहती है। हम सभी जानते हैं जो परंपराएं हैं वो क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में से जाती हैं, हस्तांतरित होती हैं। वो चाहे मूल्य हो, चाहे कल्चर हो, कुछ भी हो, वो सारी चीज़ें क्या हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती रहती हैं। तो ये हमारा सही है यहाँ पे। सेकंड है, परंपराओं में ऐतिहासिकता, अमूर्तता, ग्रहणशीलता आदि का गुण विद्यमान होता है। तो ये ऑप्शन भी हमारा यहाँ पर राइट है। तो दोनों ही ऑप्शन राइट हो जाते हैं। अब देख लेते हैं ऑप्शन में कहाँ पर है, मतलब सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। फर्स्ट और सेकंड सत्य है। अब क्वेश्चन देखते हैं आगे। 54 से 64 तक क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसमें भी ऐसे व्याख्या दी हुई है। कथन ए, कारण आर। और आप सभी लोग आई थिंक समझते होंगे कि अगर ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, तो ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। अगर दोनों सही हैं लेकिन सही व्याख्या नहीं है तो बी पर जाएंगे। एक सही है, ए सही है परंतु आर गलत है तो सी के साथ जाएंगे। ऐसे ही अगर ए गलत है और आर सही है तो हम ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। आई होप समझ गए। अब क्वेश्चन देखते हैं 54। तो वो क्वेश्चन है, नवीन प्रौद्योगिकी मूल्यों की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से अपनाई जाती है। तो ये क्या है यहाँ पर? सही है कि जो नई जो चीज़ें हैं, नवीन प्रौद्योगिकी, वो क्या है, मूल्यों की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से अपनाई जाती हैं। तो यहाँ पर सही है। कारण आर कहता है अभौतिक
संस्कृति में परिवर्तन भौतिक संस्कृति में परिवर्तन से हमेशा पीछे रहता है, जबकि ये गलत है। अब पहले तो ये समझ लो, कई लोग तो ये नहीं समझ रहे होंगे अभौतिक संस्कृति क्या है, भौतिक संस्कृति क्या है। अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन भौतिक संस्कृति में परिवर्तन से हमेशा पीछे रहता है। सही हैंग हो रहा है, तो क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 55। हाँ अच्छा, हाँ ये हमने किया नहीं है, सॉरी। देखो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 54 को दोबारा करते हैं, कुछ कन्फ्यूजन हो गई थी। ए है कथन ए, नवीन प्रौद्योगिकी मूल्यों की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से अपनाई जाती है, तो ये सही है। यहाँ पर दूसरा कारण कह रहा है अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन भौतिक संस्कृति में परिवर्तन से हमेशा पीछे रहता है, तो ये भी सही है। यहाँ पर मतलब दोनों ही सही हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, अलग अलग मतलब की बात कर रहे हैं। ये अलग टॉपिक है, ये अलग है। तो मतलब जो कारण आ रहा है कथन ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, लेकिन अपनी जगह दोनों ही सही हैं। अभौतिक संस्कृति क्या है और भौतिक संस्कृति क्या है, ये समझ लेते हैं। अभौतिक संस्कृति जैसे जो हमें मिलती हैं अपने समाज से, जैसे मूल्य परंपरा, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति में क्या ऐशो आराम की जो चीज़ें हैं जो पैसे से खरीद कर हम प्राप्त करते हैं, यहाँ पर क्या है हमें नेचुरल मिल जाती हैं। एक परंपरागत, जैसे कि लाइक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती रहती हैं जो चीज़ें, जो जिसमें पैसे ना लगाएं वैसे मिल जाती हैं ना, ऐसे समझ सकते हैं। और भौतिक जो पैसे लगाकर पूंजी लगाकर ऐशो आराम की चीज़ें हम खरीदते हैं उसे बोलते हैं भौतिक संस्कृति। तो जो भौतिक संस्कृति की अपेक्षा हमेशा क्या होती है, जो अभौतिक संस्कृति है वो पीछे रहती है भौतिक संस्कृति के कंपैरिजन। दोनों यहाँ पर सही हैं। आई होप समझ गए होंगे, थोड़ा टाइम लिया उसके लिए सॉरी। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 55, है कथन ए, कानून द्वारा प्रदत्त समानता मात्र में ही समाज में स्त्रियों की परिस्थिति का निर्धारण नहीं किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। कारण आर कहता है दैनिक सामाजिक अंतःक्रियाओं में परंपरा एवं प्रथाएं निहित होती हैं, ये भी सही है। तो मतलब जो कारण आर है कथन ए की सही व्याख्या कर रहा है। देखो क्योंकि ये भी बात किसकी कर रहा है, कानून द्वारा प्रदत्त समानता, क्योंकि से जोड़कर देखना है। कानून द्वारा प्रदत्त समानता मात्र में ही समाज में स्त्रियों की परिस्थिति का निर्धारण नहीं किया जा सकता, क्योंकि दैनिक सामाजिक अंतःक्रियाओं में परंपरा एवं प्रथाएं निहित होती हैं। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल सूटेबल लग रहा है पढ़ने में, बिल्कुल नहीं लग रहा कि अलग है। तो जो कारण आर है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है, तो दोनों यहाँ पर राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 56, परंपरागत रूप से सांस्कृतिकरण की प्रक्रिया में एक निम्नतर जाति ने प्रबल जाति की जीवन शैली को अपनाया है, तो ये बिल्कुल सही है। जो निम्न जाति के लोग हैं, अगर आपने सोशियोलॉजी अच्छे से पढ़ी होगी तो याद होगा श्रीनिवास और घुरिया इसी पर बात करते हैं कि जो नीची जाति के लोग हैं वो अच्छे कर्म करके उच्च जाति में अपना स्थान बना लेते थे। तो इसलिए जो कथन ए है ये यहाँ पर सही हो जाता है, कथन ए। और अब पढ़ते हैं कारण आर, प्रबल जाति की जीवन शैली को अपनाना समानता जाति व्यवस्था के अंतर्गत ही ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता का प्रतीक है, बिल्कुल सही। ऊर्ध्वमुखी का मतलब ऊपर की तरफ बढ़ना ना, ग्रोथ होना। तो जो निम्न जातियां हैं वो अपनी जीवन शैली से, अपने कर्मों से, ऐसा काम उनका व्यवहार से वो क्या करते हैं, उच्च जाति में एक अपना स्थान बना लेते हैं। तो उससे क्या बोला गया, ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता का प्रतीक था। तो यहाँ पर दोनों ही सही हैं ऑप्शन, लेकिन क्या है व्याख्या सही नहीं कर रहे हैं।
जो कारण आर है कथन एक ही सही व्याख्या नहीं है, लेकिन अपनी अपनी जगह पर सही दोनों हैं। तो इससे हमारा जो हो जाएगा, जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ पर हम किसके साथ जाएंगे, बी के साथ जाएंगे। अब ये आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत एक विभिन्नता युक्त देश है। सही है, सभी जानते भारत में अनेकों धर्म और जातियों के लोग निवास करते हैं। कारण आर कहता है यहाँ क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, जातिवाद का बोलबाला है। तो ये भी सही है, क्योंकि अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, तो ये भी सही है, दोनों ही सही हैं अपनी जगह। लेकिन जो कारण आर है एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा। अब देख लेते हैं क्यों किसे जोड़कर। भारत एक विभिन्नता युक्त देश है क्योंकि यहाँ क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, जातिवाद का बोलबाला है। तो मतलब कि कहीं ना कहीं एक अलग चीज़, वो कहे विभिन्नता युक्त देश है और यहाँ क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, जातिवाद का बोलबाला है, दोनों अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हम ऑप्शन कथन बी के साथ चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। बहुलतावाद राष्ट्र निर्माण में एक बाधा है। बहुलतावाद राष्ट्र निर्माण में एक बाधा है। सही बात है, क्योंकि जितने प्रकार के लोग हैं अपनी अलग अलग, अगर 4 लोग हैं किसी काम को करना है, कोई तो ये बोलेगा इसको ऐसे करना है, सबकी चारों की राय अलग अलग होगी और उसमें क्या होगा, एक दूसरे के विचार जो है टकराएंगे। उसको लगेगा कि मेरे विचार ज़्यादा अच्छे हैं, उनके विचार ज़्यादा अच्छे हैं। जैसे एग्जांपल ले लो कि गांधी जी को लगता था जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, सुभाष चंद्र बोस को लगता था जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। तो कहीं कहीं विचारों का टकराव था और वो एक दूसरे का विरोध करते हुए भी दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में जब उनको समझ आता है, सोच एक ही है, काम वही करना चाहिए। समाज का विकास गांधी जी भी करना चाहते थे, समाज का विकास सुभाष चंद्र बोस भी करना चाहते थे, लेकिन बस क्या था, विचारों का टकराव था, तरीके अलग थे उनके करने के। तो वही है जो बहुलतावाद है और राष्ट्र निर्माण में एक बाधा है। तो सही बात है ये। कारण आर कहता है भारतीय संस्कृति विभिन्नता में एकता के लिए हुई है। तो ये भी यहाँ पर सही है। तो अपनी जगह दोनों ही सही हैं, लेकिन कारण आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है, दोनों जो है अपने अलग अलग अर्थ लिए हुए हैं। 59 है कथन ए, अनुभववाद के अनुसार सभी ज्ञान अंत में प्रभाव और उनके चित्रों से बनता है। तो बिल्कुल सही है। कारण आर कहता है कि प्रभाव में गुणबोध और वस्तुवाद का भेद किया जा सकता है, चित्र में प्रतिबिंब और प्रत्यय का भेद होता है। तो ये भी क्या सही है, दोनों ही सही है यहाँ पर, लेकिन अपनी जगह दोनों ही सही है। कारण आर जो है कथन एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है, दोनों ही चीज़ अलग अलग हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 60 पढ़ते हैं हम। कथन ए, आधुनिक समाज एक परावर्तक समाज है। बिल्कुल सही बात है। परावर्तक मतलब चेंजिंग, बदलाव वाला, कुछ ना कुछ चेंजिंग आती जा रही है आधुनिक समाज में। कारण आर, परावर्तकता ही इस समाज का बहुत बड़ा लक्ष्य है। हाँ सही है, ये भी सही है। तो ये भी अपनी अपनी जगह दोनों सही है, लेकिन कारण आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अब मूव करेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 61। कथन ए, बाजार सोच को संचार बढ़ाने में सहायता करता है। सही बात है। कारण आर कहता है मीडिया वस्तु और विचार के प्रसार में तीव्र योगदान देता है। ये भी सही है। अब यहाँ पे समझ गए होंगे कि सही दोनों है, लेकिन ये कहाँ, ये बाजार की बात कर रहा है और ये मीडिया संचार की बात कर रहा है। तो जो कारण आर है कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन बी में यही लिखा हुआ है कि दोनों सही हैं, लेकिन जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, जब भी आते हैं उनका एक पैराग्राफ टाइप, तो आपको जो
ऑब्जेक्टिव टाइप जो ऑप्शन दिए होते हैं ये दिमाग में पहले ही बिठा लेना है, ए में क्या है, बी में क्या, नहीं तो आप क्वेश्चन करेंगे बार बार ऑप्शन देखेंगे और इससे टाइम होगा वेस्ट। अब क्वेश्चन नंबर 62 है, कथन ए, आचार शास्त्र में मनुष्य के अनैच्छिक कर्मों का विश्लेषण नहीं किया जाता है। सही है। अनैच्छिक मतलब जो हमारी इच्छा के अनुसार ना हो, उस पर हमारा कोई बस ना हो, वो है अनैच्छिक। तो वही कहता है आचार शास्त्र में मनुष्य के अनैच्छिक कर्मों का विश्लेषण नहीं किया जाता है, बल्कि उनका ऐच्छिक कर्मों का विश्लेषण किया जाता है आचार शास्त्र में, जो वो कर सकता है, जिस पे उसका कंट्रोल होता है। तो ये यहाँ पर सही है। कारण आर कहता है कि मनुष्य की आंतरिक और शारीरिक क्रियाएं अनिच्छिक क्रियाएं होती हैं। तो ये भी सही है। जो मनुष्य की आंतरिक और शारीरिक क्रियाएं हैं, जैसे हम छींक मारते हैं ना, छींक आ गई, खांसी जुकाम, या ये ऐसे कर सकते हैं, पलकों का ये झपकना, ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, अनिच्छिक क्रियाएं हैं। तो मनुष्य की आंतरिक और शारीरिक क्रियाएं अनिच्छिक क्रियाएं होती हैं। तो ये भी सही है। दोनों जगह अपनी अपनी, यहाँ देखो नैतिकता की बात हो रही थी, अभी कहाँ बॉडी से रिलेटेड बायोलॉजी की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा जाता हुआ। तो कारण आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। यहाँ पर बी जो होगा राइट हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 63, कथन ए है, प्रत्येक नैतिक नियम अनिवार्य रूप से सार्वजनीय होता है। सार्वजनीय होता है तो सही है, क्योंकि वो जो नैतिकता है किसी के अंदर, वो हर जगह आप कहीं भी जाओगे, लाइक जो मेरा व्यक्तित्व है, जो मेरे अंदर आचार है, आचार व्यवहार जो मेरा है, जो मेरी नैतिकता है, मैं कहीं भी जाऊंगी वो सबको दिखाई देगी। ऐसा नहीं है कि मैं आज इनके साथ खड़ी हूँ तो मेरी अलग टाइप की नैतिकता हो जाएगी और अलग समाज में गई तो मेरी नैतिकता अलग हो जाएगी। ये हो सकता है कि अगले व्यक्ति के अनुसार क्या है, मेरा व्यवहार चेंज हो जाए, वो मेरे साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है उस प्रकार से मैं भी उसके साथ व्यवहार करूँगी। लेकिन वो मेरा व्यक्तित्व नहीं, वो मेरी नैतिकता नहीं है। मैंने अगले को देखकर क्या है जवाब दिया है या उसके साथ वैसा व्यवहार किया है। तो ये सही है, नैतिक नियम अनिवार्य रूप से सार्वजनीय होता है। कारण आर है, वह नियम समान परिस्थितियों में समान रूप से सभी व्यक्तियों पर लागू होता है। बिल्कुल सही है। बात किस कर रहे हैं, ये नैतिकता की बात कर रहे हैं, उस बात को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आर है ये भी सही हो जाता है। तो जो आर है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 64, इसमें है, राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है। सही बात है, क्योंकि हर एक राज्य की अपनी राजनीति होती है, अपने नियम होते हैं। कारण आर, राजनीति विज्ञान में राज्य सरकार या राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है। तो ये भी सही है। राजनीति से रिलेटेड बातें हो रही हैं, राज्य की बात हो रही है, उसमें राज्य को लेकर केंद्र बनाकर राज्य को सेंटर मानकर। तो यहाँ पर दोनों सही हैं और कारण आर जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट हियर। अब 65 देखते हैं। 65 है, कथन आर, ये तो ख़त्म हो गई, कथन ए कारण आर। और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि बच्चों को पता होता है लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि समझ नहीं पाते व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा, इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है। तो बहुत ध्यान से करना है, और जब आप प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा लगाएंगे तो आपको समझ कहीं ना कहीं आपकी जो समझ है वो विकसित हो जाएगी और आप क्वेश्चन को इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 65, किस शोध प्रश्न या अनुसंधान पर रचना के अध्ययन की प्रकृति, निदर्शन की इकाइयों के आकार तथा निदर्शन की पद्धति के बारे में पूर्व निर्णय ली जाती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है निदर्शन पर रचना। मतलब निदर्शन पर रचना लाइक सैम्पलिंग। तो यहाँ पे ये राइट हो जाता है हमारा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 66, इसमें है, किस प्रकार की अनुसंधान पर रचना में यह वर्णन है कि अध्ययन की प्रकृति के अनुसार निदर्शन की इकाइयों के आकार तथा निदर्शन की पद्धति के बारे में पूर्व निर्णय लिया जाता है। तो निदर्शन की बात हो रही है, यहाँ सैम्पलिंग की बात हो रही है, तो किस में लिया जाएगा? निदर्शन पद्धति में ही लिया जाएगा।
तो ये यहाँ पर जो बी हमारा ऑप्शन होगा वो राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट हियर। अनुसंधान प्रश्न, अनुसंधान को जिसे शोध कहते हैं, रिसर्च कहते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। शोध लिख कर आ जाए, रिसर्च लिख कर आ जाए, अनुसंधान लिख कर आ जाए, ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक ही हैं। अब मूव करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान पर रचना की भाग या वर्गीकरण है। निदर्शन पर रचना है, सैम्पलिंग मेथड। जब हम रिसर्च करते हैं, लाइक समाज में किसी भी गांव के ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं और उस गांव में गए, हमने देखा कि अलग अलग हर गांव में हर जाति के लोग हैं, हर कम्युनिटी के लोग हैं। अब किसी चीज़ को जानने के लिए हर कम्युनिटी में से कुछ लोगों को हमने सिलेक्ट कर लिया, है ना। अलग अलग जाति के लोग हैं या कम्युनिटी के लोग हैं, जितने चार हमने उनमें से ले लिए, चार 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 ऐसे करके ले लिए और उनको इकट्ठा करके उनसे क्वेश्चन करते हैं और उसको ही क्या कहा जाता है, सैम्पलिंग मेथड। सभी से क्वेश्चन ना पूछकर कुछ लोगों को उनमें से सिलेक्ट कर लेना और उस बेस पर अपने रिसर्च को पूरा करना ही क्या होता है, निदर्शन पर रचना या निदर्शन शोध कहलाता है। अवलोकनात्मक रचना, इसमें भी है कि अवलोकन करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं अपने आसपास क्या स्थिति है, समाज में क्या चल रहा है, तो ये भी एक मेथड है रिसर्च करने का। सांख्यिकीय प्ररचना, इसमें हम क्या है, किसी भी जैसे कि महिलाओं का हम ले लेते हैं, महिलाएं हैं गांव में, हम चले गए किसी गांव का कर रहे हैं, किसी गांव के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, महिलाओं के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट को चूज कर लिया है या ब्लॉक को कर लिया है। वहाँ पर हमने ये निकाल लिया कि महिलाएं, इतनी महिलाएं यहाँ पर पढ़ी लिखी हुई हैं, इतनी पढ़ी लिखी नहीं हैं, और फिर उसको किसी भी मेथड के थ्रू, जैसे कि मीन मोड मीडियन के थ्रू या वर्गमूल पद्धति से या परसेंटेज के तौर पर हम निकाल लेते हैं उनको, कि परसेंटेज मतलब मेथड यूज करते हैं क्या, रीजनिंग तो नहीं, मैथ का जो यूज करते हैं हम, इकोनॉमिक का यूज करते हैं हम, किसमें, सामाजिक शोध में। तो वही सांख्यिकीय प्ररचना, उनको संख्या के तौर पर बताना, निकालना उनके आंकड़े को, तो ये भी है। तो मतलब उपयुक्त सभी तीनों ही हम जो है अनुसंधान प्ररचना में तीनों ही भागों का हम यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित के आधार पर परलेख का वर्णन करता है। परलेख, सबसे पहले तो परलेख से ही कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो इसलिए दोनों बाईलिंगुअल पढ़ना चाहिए क्वेश्चन को, फिर आप आसानी से कर पाओगे, क्योंकि हिंदी से ज़्यादा आसान इंग्लिश है। तो परलेख का मतलब होता है डॉक्यूमेंट या दस्तावेज। आई थिंक अब आप क्वेश्चन को अच्छे से चुटकियों में इसको कर पाएंगे। कंप्यूटर फाइल, ये कहता है कि परलेख का वर्णन करता है कंप्यूटर फाइल, कागज़ फाइल, मानव निर्मित विचार या चिन्ह। तो यहाँ पर चारों ही ऑप्शन सही हैं। अब परलेख का मतलब यहाँ पर ये है, कोई भी काम हो, चाहे वो कागज़ों पर किया गया हो, चाहे वो कंप्यूटर पर किया गया हो, किसी अन्य मशीन के द्वारा किया गया हो, लेकिन वो कार्य किसके द्वारा हुआ है, मनुष्यों द्वारा हुआ है, मनुष्य का उसमें रोल हो, मानव द्वारा बनाई गई चिन्हों या शब्दों, विचारों या चित्रों या अन्य अर्थपूर्ण जानकारी है जो होती है उसमें दर्ज किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, परलेख। मतलब मनुष्य जो भी कार्य करता है, वो चाहे मैं कॉपी पर लिख कर नोट्स बना रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, तो जो मेरे द्वारा नोट्स बनाया गया है वो भी क्या कहलाएगा, परलेख, क्योंकि मनुष्य द्वारा बनाया गया है। अगर हम कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहे हैं या जिसने कंप्यूटर बनाया है, कंप्यूटर भी तो किसी मनुष्य ने ही बनाया होगा, व्यक्ति ने ही बनाया होगा, तो वो भी क्या है, वो भी परलेख है। जो कार्य जो मनुष्य करता है ना, वो सारी चीज़ें क्या है, परलेख हैं। तो यहाँ पर तीनों ही सही हो जाएंगे, मानव विचार या चिन्ह, कागज़ फाइल, कंप्यूटर फाइल, उपयुक्त सभी, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 69, एक मिनट दिखा, मैं मेरा नीचे करती हूँ, अब दिख रहा होगा। तथ्य एक आनुभाविक सत्यापन योग्य अवलोकन है। इस कथन को किसने कहा है, ये कहा है गुडे एवं हार्ट ने। देखो जो डेफिनेशन है, चाहे किसी की भी हो, उसको ट्रिक के माध्यम से आपको रटना पड़ेगा, है ना, याद करना पड़ेगा, या आप इतनी बार पढ़ें कि अपने आप पढ़ते ही समझ आ जाए। कई क्या कुछ राइटर्स के तो टैग वर्ड्स होते हैं कि उन शब्दों का यूज हर डेफिनेशन में उन्होंने किया है,
जैसे इमाइल दुर्खिम की बात कर लें हम तो सामाजिक तथ्य का बहुत प्रयोग करते हैं वो, तो उनसे हम पकड़ लेते हैं। और वैसे मैकाबर पेज को देखें तो सामाजिक क्या है, ताना बाना, संबंध हो, सामाजिक संबंध हो, ऐसे टैग वर्ड्स वो यूज करते हैं। तो ऐसे सबकी टैग वर्ड्स हैं, आप उनको भी अलग लिख कर उनके बेस पर भी उनके डेफिनेशन को कैच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं और सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है गुडे एवं हार्ट राइट आंसर है। उन्होंने कहा कि तथ्य एक अनुभविक सत्यापन योग्य अवलोकन है। ओके, मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 70, किसका विचार है कि एक कार्यवाहक विचार जो उपयोगी खोज का आधार बनता है कार्यवाहक उपकल्पना माना जाता है? तो ये कहा है जॉर्ज लुंडबर्ग ने कहा है। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 71, अवधारणा के संदर्भ में एक अनुसंधानकर्ता निम्नलिखित में से क्या क्या कर सकता है? अनुसंधानकर्ता मतलब रिसर्चर, शोधार्थी जो शोध कर रहा है, वो क्या क्या कर सकता है अवधारणा के संदर्भ में? पहला है विभिन्न तथ्यों के बीच अंतः संबंधों का अध्ययन करता है। सही है, करता है। जब तक हम अंतः संबंधों का अध्ययन नहीं करेंगे, एक दूसरे को जोड़कर नहीं देखेंगे, वो रिसर्च जो है सफल नहीं हो सकता। बी है व्यवहार के प्रतिमान को एक या अधिक शब्दों में दर्शाने का प्रयत्न करता है। तो ये भी सही है, किसी एक चीज़ को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करना। सी अवधारणा अलौकिक घटनाओं का एक अमूर्तीकरण है। ये भी सही है। तो मतलब तीनों के तीनों यहाँ पर सही हो जाते हैं हमारे। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट हियर। ऑप्शन नंबर डी। मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित कथनों के आधार पर सिद्धांतों के प्रमुख प्रकार्य या महत्व के आधार पर कौन सा सत्य है? देखो पहले ये प्रकार्य यहाँ पर आए तो प्रकार्य को समझ लेते हैं। कार्य और प्रकार्य में अंतर है। क्या अंतर है? माइनर सा अंतर है। कार्य हम कुछ भी करते हैं वो कार्य है, चाहे हम गलत कर रहे हैं चाहे सही कर रहे हैं, तो समाज के लिए अच्छा है या नहीं है, हमारे लिए अच्छा है या नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं, वो कार्य है। लेकिन प्रकार्य वो चीज़ है जो हमारे लिए, जो हम कर रहे हैं समाज के लिए यूजफुल हो, अच्छा हो, तो वो क्या है? प्रकार्य। तो हर एक कार्य प्रकार्य नहीं हो सकता, लेकिन हर एक प्रकार्य कार्य हो सकता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, प्रकार्य या महत्व के आधार पर कौन सा सत्य है। अब देखो, आई होप आप बता देंगे आप। ए सिद्धांत तथ्यों की भविष्यवाणी करते हैं। सही बात है। जब हम देखेंगे कि जो कार्य किया गया है वो यूजफुल है या नहीं, तो उसको देखकर हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। जैसे कि किसी बच्चे को हमने देख लिया कितना टैलेंटेड है, क्या है, तो भविष्यवाणी करते हैं ये आगे चलकर ये कर सकता है, ये पढ़ाई कंटिन्यू कर सकता है, इस चीज़ को, इस फील्ड में ये सक्सेस हो सकता है। तो ऐसे यहाँ पर सही हो जाएगा। बी कहता है सिद्धांत शोध का मार्गदर्शन करते हैं। हमारे जो प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, वो हमारे रिसर्च में क्या है? मार्गदर्शन करते हैं, हमारे लिए क्या है? हेल्पफुल रहते हैं कि किस प्रकार से करना है, जो सिद्धांत बनाए गए हैं। यह सामान्यीकरण प्रस्तुत करते हैं। ये भी सही है। तो मतलब यहाँ तीनों ही ऑप्शन हमारे राइट हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, उपयुक्त सभी। आई होप कि समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 73, किस विद्वान ने कहा है कि अवधारणाएं एक योजना के रूप में अंतः संबंधित हो जाती हैं? अंतः संबंधित, जबकि एक सिद्धांत पनपना आरंभ होता है। तो ये कहा है मर्टन ने। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखो अब इसको याद ही करना पड़ेगा, कोई भी ट्रिक लगा के आप याद कर सकते हैं, ट्रिक भी बना सकते हैं इसमें। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, किस समाजशास्त्री ने कहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, नीचे करती हूँ, किस समाजशास्त्री ने कहा है कि शोध प्रारूप प्रश्न एक प्रकार की रूपरेखा है जिसे आपको शोध की वास्तविक क्रियान्वयन से पहले तैयार करना होता है। यह योजनाबद्ध रूप से तैयार प्रारूप होता है जो उस रीति को बताता है जिसमें अपने शोध की कार्य योजना तैयार की है। ये पूछा जा रहा है कि ये डेफिनेशन जो है किसने दी है? तो ये दी है गोराल्ड आर लेस्ली। कौन कौन सा, हाँ एक बार पढ़ लेते हैं। अच्छा, सोमेंद्र पटनायक,
सोमेंद्र पटनायक है इसमें, ये मैंने देखा नहीं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज राइट, सोमेंद्र पटनायक। ये डेफिनेशन है सोमेंद्र पटनायक की कि भाई जब हम शोध करते हैं, शोध करने से पहले हम एक परिकल्पना तैयार कर लेते हैं, एक रूपरेखा तैयार कर लेते हैं, उसके बेस पर हम क्या करते हैं, आगे रिसर्च करते हैं, पहले से प्लानिंग कर लेते हैं। ये कौन कहता है, सोमेंद्र पटनायक। और इसी प्रकार हम रिसर्च करते हैं, इनकी तो डेफिनेशन है, एक्चुअल हम करते भी ऐसे ही हैं। जब हम कोई रिसर्च करते हैं उससे पहले हम प्लानिंग कर लेते हैं, एक रूपरेखा तैयार कर लेते हैं कि हमारा रिसर्च करने का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, हम रिसर्च क्यों कर रहे हैं, कि तो हम प्लानिंग करते हैं कि मेरा ये उद्देश्य है कि जो मैं करने जा रही हूँ, लाइक महिलाओं को ही लूँगी मैं, कि महिलाओं की स्थिति में सुधार आए, महिलाओं को मैं जागरूक करूं। अगर ऐसा होगा तो ये बदलाव होंगे। तो कहीं ना कहीं हम किसी उम्मीद को लेकर, है ना, एक परिकल्पना बना लेते हैं, उसके हिसाब से हम काम करते हैं कि अगर ऐसा होगा तो आने वाले टाइम में ये बदलाव हमें देखने को मिलेंगे। आई होप कि समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 75 है, शोध अविकल्प। शोध अविकल्प की प्रमुख समस्याएं क्या हैं। मतलब जब हम रिसर्च करने जाते हैं, महिलाओं के ऊपर कर रहे हैं, तो हम महिलाओं से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनकी समस्याओं के बारे में पूछेंगे, क्या परेशानियां आ रही हैं, तो उस टाइम हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन महिलाओं को, या हम शोध कर रहे हैं, एक शोधकर्ता को, रिसर्चर को क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या वो आसानी तक उन महिलाओं तक पहुंच जाते हैं या पहुंच जाती हैं जो कर रही हैं, उनसे क्वेश्चन फेस टू फेस बात कर पाते हैं, या फिर चोरी चुपके से उनसे बात करते हैं, ओपनली बात नहीं कर पाते हैं। तो किस प्रकार की समस्याएं वो फेस करते हैं वो बताना है। व्यवहारिक शोध समस्या, बिल्कुल सही है। कई बार क्या होता है कि हमारे साथ जिसकी दोस्ती है, लाइक किसी महिला से है, कुछ चीज़ें वो तो सही बता देगी, क्योंकि हम क्या कहीं ना कहीं व्यवहार छुपा हुआ है ना, हमारे जो रिश्ते हैं वो ठीक हैं। कई बार दिखावेपन में ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बता देना, सही से ना बताना, तो व्यवहारिक भी क्या है, एक समस्या है, व्यवहारिक शोध समस्या। आपने देखा होगा जो हम जिसको जानते हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ बढ़ा चढ़ा के बातें बताएंगे, और जिसको हम नहीं जानते वो खुलकर बात करेंगे और फैक्ट पर बात करेंगे जो सच्चाई है। तो ज़्यादा इस पर सोचने की ज़रूरत है नहीं। बी है वैज्ञानिक शोध समस्या। तो ऐसे में क्या होता है कि जो वैज्ञानिक जो तरीका है, क्योंकि विज्ञान कहता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, अगर मैंने आज यहाँ पर कोई किसी भी चीज़ पर रिसर्च किया है, जो रिजल्ट उसका आया है, जो परिणाम आया है, उस पर हम कहीं भी अगर रिसर्च करते हैं तो वही परिणाम आना चाहिए, तभी उसको क्या है, वैज्ञानिक माना जा सकता है। तो ऐसे में क्या होता है समाज में, व्यवहारिक शोध समस्या जैसे आप हमने समझा है कि वहाँ पे ये चीज़ अप्लाई नहीं हो पाती है, वैज्ञानिक शोध समस्या आ जाती है। तो यहाँ पर ये भी राइट है, क्योंकि देखो हम अलग अलग महिलाओं से मिलेंगे, अलग अलग समाज के, तो अपने हिसाब से बताएंगे वो, क्योंकि उनका समाज अलग है, वो जो परिस्थिति वो फेस करती आ रही, वो अपनी प्रॉब्लम बताएगी, वो अपनी बताएगी। और हम दूसरी कंट्री में जाएंगे तो शायद जो प्रॉब्लम आज इंडिया की महिलाओं को है, वो अदर कंट्री में उन महिलाओं के साथ वो समस्याएं नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ वैज्ञानिक जो शोध है वो क्या हुआ, असफल हो जाता है। आई होप कि समझ गए होंगे। तो ये भी है एक समस्या दोनों। सी है सैद्धांतिक व्यवस्था को विकसित करने की समस्या। तो ऐसे में क्या जो प्रिंसिपल्स हमारे हैं उनको विकसित करने में क्या समस्याएं आ जाते हैं, कोई हम मेन अपने सिद्धांत नहीं बना सकते कि हाँ ऐसा एक्चुअल में है। तो सी भी राइट हो जाएगा। ए बी सी यहाँ पर तीनों ही राइट है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज राइट। उपरोक्त सभी ये सारी समस्याएं हैं शोध अविकल्प में आने वाली। मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। शोध अविकल्प का प्रमुख उद्देश्य है, बताना है कि शोध अविकल्प का प्रमुख उद्देश्य क्या है। शोध समस्या का उत्तर देना, सही है। शोध संबंधी विविधताओं को नियंत्रित करना है। शोध अविकल्प, देखो शोध अविकल्प लिखा आ सकता है, तभी घबराना नहीं है। पर कल्पना भी लिखा आ सकता है, परिकल्पना। स्नॉप्सिस, इंग्लिश में स्नॉप्सिस भी लिखा आ सकता है, या कल्पना भी कहीं कहीं आप देखने को आपको मिलेगा, या शोध अविकल्प लिखा मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक ही हैं।
जो हम कार्य करने से पहले जो प्लानिंग करते हैं, तैयार करते हैं, क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है, बनाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, शोध अभिकल्प। तो यहाँ पर दोनों ही जो हमारे राइट हो जाते हैं। सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ए और बी दोनों। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 77। अनुसंधान के क्षेत्र में शोध अभिकल्प के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है क्या क्या। जो हम रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, देखो अनुसंधान, शोध, रिसर्च एक ही चीज़ें हैं, ये सारी शब्दों का हेरफेर है। तो कहते हैं शोध अभिकल्प, जिस पर हम रिसर्च कर रहे हैं के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। क्या प्राप्त कर सकते हैं? प्रमाणिकता, देखो प्रमाण आता है, रिजल्ट, ये भी निश्चयतात्मकता, ये भी हर एक चीज़ का समय होता है, कितने टाइम में क्या, यथार्थता, सत्य, क्योंकि इसमें हम सत्य की खोज करते हैं रिसर्च में, क्या सच्चाई क्या है समाज की, जिस चीज़ पर भी कर रहे हैं, किसी भी फील्ड पर, एजुकेशन पर, राजनीति में, सामाजिक, कोई भी हो सकता है वो, मतलब तीनों के तीनों यहाँ पर सही हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। किसके अनुसार किसी भी वैज्ञानिक प्रयास का सामान्य उद्देश्य संसार के किसी पक्ष से संबंधित हमारे ज्ञान में विस्तार करना होता है। तो ऐसा किसने कहा है? राइटर का नाम बताना है। तो कहा है गोल्डनर ने। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट हियर। गोल्डनर कहते हैं किसी भी वैज्ञानिक प्रयास का सामान्य उद्देश्य संसार के किसी पक्ष से संबंधित हमारे ज्ञान में विस्तार करना होता है। आई होप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 79। अब इसमें क्या है, कहता है किसका कथन है, यहाँ भी डेफिनेशन दी हुई है, राइटर का नाम बताना है। अवधारणा एक ऐसा पद है जो एक विवरणात्मक गुण अथवा संबंध को स्पष्ट करता है। तो ये कहा है मिचेल ने। मिचेल कहते हैं कि अवधारणा एक ऐसा पद है जो एक विवरणात्मक गुण अथवा संबंध को स्पष्ट करता है। आई होप समझ आया होगा। तो मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 80। पर कल्पना को बेहतर ढंग से किसके द्वारा समझा जा सकता है? अब यहाँ में भरना है किसके द्वारा, पढ़ लेते। पर कल्पना को सिद्धांत के असंबद्ध, बताओ अगर सिद्धांत असंबद्ध है क्या हम भर सकते हैं? जल्दी से बताओ। नहीं। पर कल्पना में क्या अपना एक प्रिंसिपल होता है ना, अपना एक उद्देश्य होता है। पर कल्पना मतलब शोध अभिकल्प, तो सिद्धांत संबद्ध, ये सही हो जाएगा। एक शोध समस्या का अस्थायी उत्तर, क्योंकि हमने देखा कि जब हम शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, किसी भी समस्या का क्या एक उत्तर हमें नहीं मिलता है, कोई अस्थायी नहीं, अलग अलग व्यक्ति से मिलेंगे तो अलग अलग उत्तर हमें देखने को मिलते हैं। तो ये भी सही हो जाता है हमें। तो दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन में डी में है 2 और 3, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है जो डाटा का सही अर्थ बताता है? डाटा का, धातु सही है, विचार ये भी सही है, नाम ये भी सही है, गुण ये भी सही है, स्थान ये भी सही है। देखो कोई भी डाटा हम कलेक्ट करते हैं तो क्या उसमें विचार भी सम्मिलित होते हैं हमारे, गुण भी, उसका कोई ना कोई गुण होगा, धातु, नाम, स्थान, हर चीज़ से ये रिलेटेड है, ये इसके अर्थ को बताता है। तो यहाँ पर सारी सही, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज राइट। जो ऑप्शन नंबर सी है ये हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित विकल्पों के आधार पर डाटा के वर्गीकरण के आधार पर सही कोड का चयन कीजिए। डाटा संख्यात्मक डाटा होता है, ये भी सही। अक्षर डाटा ये भी हो सकता, ध्वनि भी होती है, अक्षर संख्यात्मक दोनों मिक्सअप ये भी होता है। रेखा चित्र ये भी, चलचित्र ये भी। हम डाटा का जो वर्गीकरण है इन सभी रूपों में कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारे के सारे हमारे सही हैं। अब ये ऑप्शन में देख लो, यहाँ पर डी उपर्युक्त सभी, मतलब ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट हियर। अब क्वेश्चन नंबर 83। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर दें। और यहाँ पर 4 समाजशास्त्रियों के नाम हैं और नीचे हमें सूची सेकंड पढ़ के कौन किसकी बात करता है राइट करना है, लगाना है निशान।
तो गुडे, पीवी यंग, मिचेल हॉट। अब ये पढ़ते हैं सूची सेकंड में। अवधारणाएं एक अमूर्त सार हैं जो यथार्थता के किसी विशेष पक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं। अभी हमने पीछे पढ़ा था गुडे का, अवधारणा एक अमूर्त सार हैं, कुछ मिलती जुलती डेफिनेशन आई थी यथार्थवादिता से। तो यहाँ पर जो गुडे हैं वो जाएंगे एक फर्स्ट के साथ। अब पीवी यंग, नहीं तो यहाँ पढ़ लेते नए वर्ग को जिसकी अन्य वर्गों, एक मिनट दिखाई नहीं दे रहा सही, अब देखिएगा सेकंड है नए वर्ग को जिसे कि अन्य वर्गों से कुछ निश्चित विशेषताओं के आधार पर पृथक कर लिया गया हो, एक नाम या एक लेबल दे दिया जाता है। ये कौन कहता है? पीवी यंग कहते हैं। यहाँ पर तीसरा है अवधारणा किसी विशेष पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है। किसी विशेष पक्ष का, ये हॉट कहते हैं कि अवधारणा जो है किसी विशेष पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है, ये कहते हैं हॉट। अब यहाँ पे ध्यान रखना, देखो यहाँ पर विशेष पक्ष का प्रतिनिधित्व पहला पढ़ेंगे आप, विशेष पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है लेकिन किस चीज़ की? यथार्थता के किसी। और यहाँ पर क्या है? विवरणात्मक गुण, अवधारणा की बात कर रहा है, अवधारणा किसी विशेष पक्ष का, यहाँ पर यथार्थता। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर अब चौथा है अवधारणा एक विवरणात्मक गुण अथवा संबंध को स्पष्ट करती है। तो ये किसने कहा था? मिचेल ने कहा था। तो ये चला जाएगा सी के साथ। अब इसको मैच कर लेना जो भी है, पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज राइट हेयर। ये हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, कूट की सही सहायता से सही पहचान कीजिए। यहाँ पर है पहला, मानव एक सामाजिक प्राणी है एवं प्रारंभ से ही वह एक जिज्ञासु प्राणी रहा है क्योंकि उसने प्रकृति को समझने एवं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सदैव प्रयास किया है। सही है। सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अनुसंधान में शोध शब्द अंग्रेजी के रिसर्च शब्द का हिंदी रूपांतरण है। शोध को इंग्लिश में क्या? रिसर्च बोलते हैं, तो रिसर्च को भी हिंदी में क्या? शोध बोलते हैं। तो ये भी सही है। अब यहाँ पर है तीसरा, सामाजिक विज्ञान शोध वह प्रवृत्ति है जो समाज में घटित आर्थिक राजनीतिक गतिविधियों को शोध करती है। बल्कि आर्थिक राजनीतिक तो सिर्फ आर्थिक और राजनीतिक नहीं करती, सामाजिक को भी करती, हर एक फील्ड का करती है। तो यहाँ पर इसलिए ये गलत हो जाएगा तीसरा। तो पहला और दूसरा हमारा सही है। ऑप्शन देख लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज राइट हियर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। इसमें पहला है मानव एक सामाजिक प्राणी है प्रारंभ से ही, ये तो 84 है, ये कर चुके हैं हम। 85 करना है हमें, ये करना है। अपने आसपास से हम जो भी जानकारी एकत्रित करते हैं वह अपने प्रारंभिक रूप में आंकड़ा डाटा कहलाती है। सही है। दूसरा है डाटा व्यवस्थित एवं अव्यवस्थित दोनों प्रकार से एकत्रित किया जाता है। डाटा को कंप्यूटर द्वारा प्रक्रिया कर आवश्यक जानकारी प्राप्त की जाती है। ये भी सही है। कानूनी व्यवस्था में किसी समझौते की संपत्ति, अधिकार घोषणा या अन्य महत्वपूर्ण सूचना का प्रमाण देने के लिए दस्तावेजों का विशेष प्रयोग होता है। तो तीनों ही यहाँ पर हमारे सही हो जाते हैं, 1 और 2, 3। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये हमारा सही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 86, इसमें बताना है शोध अविकल्प के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। शोध अविकल्प, यह शोध समस्याओं को नियंत्रित करने में सहायता करता है। सही है, क्योंकि हम रिसर्च जो हम शोध करते हैं इसीलिए करते हैं जो समस्याएं हैं उनको ख़त्म करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए। तो ये भी सही है। दूसरा है इसके प्रयोग में शोध त्रुटियों की संभावना समाप्त हो जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम शोध कर रहे हैं तो जितनी त्रुटियां हैं वो उनकी संभावना ही खत्म हो जाएगी, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पहला है वो सही है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, मतलब केवल ए यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 87, सही कथन की पहचान कीजिए। इसमें सही कौन सा है वो हमें बताना है। पढ़ते हैं। अवधारणा किसी भी वस्तु, परिघटना अथवा तथ्य के बारे में किया गया अमूर्त निरीक्षण है। सही है। और वैज्ञानिक अनुसंधान का अंतिम उद्देश्य
सामान्य सिद्धांतों का निर्माण अवधारणात्मक योजना होता या होती है। तो ये भी हमारा क्या है यहाँ पर सही है, पहला भी दूसरा भी। तीसरा है सिद्धांत विशिष्ट घटनाओं से संबंधित नहीं होकर के घटनाओं की संपूर्ण श्रेणियों या श्रृंखलाओं से संबंधित है। ये भी सही है, मतलब 1 और 2 3 सही है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट हेयर, ये वाला हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 ये कर चुके हैं। 88 सही कथन को पहचानिए। सिद्धांत को पुनः परिभाषित करने तथा उन्हें स्पष्ट करने में तथ्यों की अति महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सही बात है। कोई भी सिद्धांत है, अगर हमें उसे दोबारा से उसे परिभाषित करना है, दूसरे के सामने प्रेजेंट करना है, तो क्या होता है कि स्पष्ट तथ्यों की ज़रूरत होती है। दूसरा है उपकल्पना अथवा परकल्पना एक ऐसा पूर्व विचार है जो शोधकर्ता किसी भी विषय के संबंध में अपने प्रारंभिक ज्ञान तथा सामान्य अनुभव पर बनाता है। तो ये सही है। जैसे हम कोई भी जो हम सिनॉप्सिस तैयार करते हैं रिसर्च करने से पहले जो उपकल्पना बनाते हैं, परिकल्पना बनाते हैं कि मेरा क्या उद्देश्य रहेगा इसके पीछे करने का, तो कहीं ना कहीं जो मैं वो बनाती हूँ, सोचती हूँ कि ये मेरा उद्देश्य है, तो मैं उसको समाज में देख चुकी हूँ कि ये हमारे समाज में समस्याएं हैं और इन समस्याओं को दूर करने के लिए अगर ऐसा किया जाए तो दूर की जा सकती हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, प्रारंभिक ज्ञान तथा सामान्य अनुभव पर बनता है क्या, उपकल्पना, या हम बोले परिकल्पना, या हम बोल सकते हैं सिनॉप्सिस। तो ये भी सही है हमारा। तीसरा है सामाजिक अनुसंधान या शोध में समस्या के चुनाव व निरूपण तथा परिकल्पनाओं का निर्माण कर लेने के पश्चात शोध प्रश्न बनाया जाता है। तो ये भी हमारा यहाँ पर क्या है, सही हो जाएगा। जो सामाजिक अनुसंधान है, जो शोध में समस्याओं के चुनाव व निरूपण, जब हमें पता चल जाता है कि ये समस्याएं हैं हमारे समाज में, तभी तो हम परिकल्पना बनाते हैं अब इन समस्याओं को दूर कैसे किया जाए, तो शोध प्रश्न तैयार करते हैं, एक रूपरेखा बनाते हैं इनको दूर कैसे किया जाए। तो यहाँ पर ये भी सही हो जाता है। 1 2 और 3 तीनों ही सही हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट हेयर। 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 89 सही कथन का चुनाव कीजिए। इसमें भी बताना हमें सही कौन सा है। पत्र व्यक्तिगत होते हैं तथा अध्ययन के दृष्टिकोण से इतिहासकारों एवं लेखकों द्वारा लिखित पत्रों का विशेष उपयोग किया गया है। सही है। जैसे पत्र व्यक्तिगत होते हैं, ये हमारा ऑप्शन तो सही है। समझते कैसे हैं इसको, जैसे मैं अपने बारे में कुछ लिखूँगी कि मेरी लाइफ कैसी है, मैंने कैसे सर्वाइव किया, समाज में किस प्रकार से समस्याएं आई, क्या क्या मेरे को असफल होने में कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा। मैं अपने बारे में जो भी लिखूंगी, जो मेरे साथ हुआ, तो मैं क्या सही ही लिखूंगी। और उन्हीं व्यक्तिगत पत्र का यूज करके क्या करते हैं, जो रिसर्चर होते हैं मोस्टली अध्ययन करते हैं आगे, क्योंकि उसमें क्या है, ज़्यादातर सच्चाई होती है। जो समस्याएं इंसान ने फेस की होती हैं उसका वर्णन उसमें करता है अपने व्यक्तिगत पत्र में, जो डायरी लिखता है वो। तो यहाँ पर फर्स्ट सही है। वैसे सेकंड, डायरियाँ व्यक्ति के पूर्णतः गोपनीय दस्तावेज हैं जिसमें बिना संकोच के नितांत गोपनीय घटनाओं महत्वपूर्ण तथ्यों को ज्यों का त्यों लिखा जाता है। तो ये भी क्या है, रिसर्च में काफ़ी सेकेंडरी जो है आंकड़े के रूप में प्रयोग किया जाता है डायरियों, क्योंकि डायरी जो हम लिखते हैं उसमें भी हम सच्चाई लिखते हैं अपने जीवन की, तो इसका भी यूज किया जाता है। ये भी सही है। और यहाँ पर तीसरा है जीवन इतिहास किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं लिखा जाता है या किसी व्यक्ति के जीवन संबंधी घटनाओं के बारे में अन्य व्यक्ति द्वारा लिखा जाता है। सही बात है। तो ये तीनों ही यहाँ पर सही है हमारे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ऑप्शन में देख लो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट हियर। 1 2 3। आई होप कि समझ गए होंगे आप। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको आसान से शब्दों में समझा पाऊँ, क्योंकि समाज शास्त्र की लैंग्वेज जो है थोड़ी सी टफ है, जिसको हम आसानी से नहीं समझ सकते। 1 2 बार पढ़ेंगे तभी समझ आएंगी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 90, इसमें भी हमें बताना है सही कथन की पहचान कीजिए। सही क्या है उसको बताना है। पहला है आगमन विधि उस विधि को कहा जाता है जिसमें विशेष तथ्यों एवं घटनाओं के निरीक्षण और विश्लेषण द्वारा सामान्य नियमों अथवा सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। सही है। आगमन विधि मतलब हमारे सामने पहले से ही एग्जाम्पल प्रस्तुत हो जाते हैं और उनको ध्यान में रखते हुए हम आगे की जो अपना प्रोसीजर है रिसर्च करते हैं। ये सही है। दूसरा है शिक्षण की निगमन विधि उस विधि को कहते हैं जिसमें सामान्य से विशिष्ट अथवा सामान्य नियम से विशिष्ट उदाहरण की ओर बढ़ा जाता है। तो ये भी सही है।
देखो, निगमन जो विधि है उसमें आसानी क्यों है? जैसे कि हम मैथ करते हैं, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या होता है कि हमारे पास फॉर्मूले पहले से ही, बस उस फॉर्मूले को अप्लाई करना है और आंसर को प्राप्त कर लेना है। लेकिन आगमन विधि जो है इसमें एग्जाम्पल प्रस्तुत किया जा सकता है और उसको अलग अलग विधियों द्वारा, शायद किसी भी चीज़ का अगर कोई एग्जाम्पल देता है, उसी एक व्यू को अलग अलग, उसी सिचुएशन को लोग अलग अलग नज़रिए से देखेंगे। मेरा समाज को डिफ़ाइन करने का अलग नज़रिया होगा, किसी आप दूसरे बंदे से पूछेंगे तो उसका अलग होगा, आपका अलग होगा। तो आगमन विधि कहीं ना कहीं निगमन विधि से क्या है, टफ है, और उसमें दिमाग का यूज हम ज़्यादा करते हैं, एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत ज़्यादा होती है। वहीं निगमन विधि में हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती, मतलब कि हमें सब कुछ मिल गया है फॉर्मेट, सिर्फ हमें उस फॉर्मेट में उसको लगा देना है। लेकिन इसमें डिफरेंस ये रहता है, जो आगमन विधि है ये हम एक्चुअल क्या है रिजल्ट नहीं बता सकते कि ये सच है, क्योंकि अलग अलग रिजल्ट मिलेंगे। मैं अपने विचार रखूँगी, वो अपने विचार रखेगा, तो कोई रियलिटी नहीं मिलेगी क्या सच है। लेकिन जो निगमन विधि है उसका कोई भी निकाल ले, उस क्वेश्चन का जवाब जो भी निकालेगा उसका आंसर क्या है, सेम ही रहेगा। ये है जो निगमन विधि है, वो क्या है, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। जो आगमन है वो विशिष्ट से सामान्य, मतलब टफ है कहीं ना कहीं, है ना। आई होप कि समझ गए होंगे। अब इससे किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चन बना दो तो आप कर पाएंगे। वहीं पर तीसरा है अवधारणा की भांति तथ्य भी सामाजिक अनुसंधान या सामाजिक विज्ञान शोध के सफल तथ्यों पर ही निर्भर करता है। ये भी सही है, मतलब तीनों के तीनों यहाँ पर सही हो जाएंगे। ये डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर दिया हो 1 2 3, मतलब ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट हियर। अगला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, आगे हम कंटिन्यू करेंगे कल, और कल शायद ये जो रिसर्च एंड मैथडोलॉजी के क्वेश्चन आंसर हैं जो प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं ये ख़त्म हो जाएंगे और अगले चैप्टर को हम शुरू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, विदा लूँगी आपसे। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आगे की वीडियोज़ और ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश करें, अच्छे से फैक्ट के बारे में बात करें। और ये तभी करने का मन होता है जब हमें देखने वाले ज़्यादा होते हैं, है ना। तो हमें मोटिवेट करना है, तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं या नहीं, जो हम समझा रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं आपको समझ आ रही हैं या नहीं, तो हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ विदा लूँगी। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।